जी, अब हमने जिस टॉपिक की बात करनी है दैट इज़ प्री मैच्योर प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यानी पी प्रोम। और पी प्रोम की अगर पहले देखा जाए कि कितना परसेंट ये प्रेजेंट होता है, तो ऑल जो प्रेगनेंसीज हैं उनमें 2% केसेस पी प्रोम के आते हैं। और जो टोटल प्री टर्म डिलीवरीज उनमें से वन थर्ड जो पोर्शन है वो पी प्रोम की वजह से होता है। ये वन थर्ड वाली चीज़ मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताई थी, मैं दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्री टर्म डिलीवरीज होती हैं उनमें से वन थर्ड यानी 25% होती हैं पी प्रोम की वजह से, 25% होती हैं मेडिकल रीजंस की वजह से, कोई मेडिकल डिजीज होती है उसकी वजह से करनी पड़ती है, जैसे प्री क्लैम्शिया है, जैसे फिटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है। और जो 50% होती हैं, सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो होती है प्रीटर्म लेबर की वजह से। ठीक हो गया। चलें अब बात करते हैं कि जो प्री प्रोम है वो अगर तो 50% उनमें से, मतलब पी प्रोम के साथ फीमेल आ गई है, ठीक है, 50% है जो उनमें से वो विद इन 1 वीक डिलीवर कर ली जाएंगी कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के एक हफ्ते के अंदर अंदर उनको डिलीवर कर लिया जाएगा। और 75% को डिलीवर किया रहता है विद इन 2 वीक्स। अब यूजली अगर प्री प्रोम जल्दी हो गया है, शुरू में ही हो गया, अभी कुछ वीक्स ही गुजरे थे, 23 वीक पे 24, मतलब जल्दी अगर हो जाए तो फिर शॉर्ट इंटरवल रखा जाता है, डिलीवरी जल्दी कर ली जाती है। लेकिन अगर थोड़ा लेट जाकर हो तो फिर कोशिश की जाती है कि डिलीवरी को थोड़ा लेट कर लिया जाए और फिर ही डिलीवरी की जाए। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब आगे वो बता रहा है कि पोस्ट नेटल सर्वाइवल, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए जानना कि फीमेल प्री प्रोम के साथ आई है, हमने उसका डिलीवरी करवा दी, लेकिन अब उसका जो फीटस है वो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है। उसने कहा कि दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है कि जब डिलीवर करवाया उस वक्त बर्थ वेट क्या था बेबी का। दूसरा डिपेंड करती है उसकी जेस्टेशनल एज क्या थी, किस एज पे उसको डिलीवर करवाना पड़ा है, 23 पे करवाना पड़ा, 25 पे, 27, 30, 32, 34, किस वीक पे उसको हमें बेबी को डिलीवर करवाना पड़ा, ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करती है। लेकिन इन दोनों फैक्टर पे तो डिपेंड करती है, लेकिन एक और बात उसने की कि अगर 23 वीक से पहले पहले प्रीप्रोम हो जाए, पहले 23 वीक से पहले ही रप्चर हो जाए मेम्ब्रेन का, तब जो होता है ना पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया हो जाता है। और पल्मोनरी हाइपरप्लेजिया की वजह से रिस्क जो है वो डेथ का बहुत इंक्रीज कर जाता है। अब चाहे आप इस 23 वीक से पहले रप्चर होने वाली मेम्ब्रेन फीमेल को डिलीवरी चाहे आप 30 वीक पे ले जाके करो, जितनी मर्जी लेट जाके डिलीवरी करो, उसका रिस्क इंक्रीज ही हो जाएगा डेथ का, क्योंकि उसकी फीटस को पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया डेवलप हो गया है। अब जब हमने पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया की बात की है तो हम ये देख लेते हैं कि क्यों डेवलप होता है, और इसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं कि पी प्रोम के साथ फर्दर कौन से रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर किसी को फीमेल को पी प्रोम हो जाए तो उसके फीटस के साथ सबसे पहला जो रिस्क एसोसिएटेड होता है वो इट इज इंक्रीज रिस्क ऑफ असेंडिंग इन्फेक्शन। क्योंकि ना पीप्रोम का मतलब क्या है, अच्छा आप लोगों को ये पता है पीप्रोम का मतलब क्या है? पीप्रोम का मतलब है कि रप्चर हो गई मेम्ब्रेन। अब अमनियोटिक मेम्ब्रेन जो है ना वो तो रप्चर हो गई, जब वो रप्चर हो गई तो असेंड करेगा इन्फेक्शन, और वो जो बैरियर था फीटस को बचा रहा था वो तो है नहीं, तो फीटस को जो है वो इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो असेंडिंग इन्फेक्शन के कोरियम न्यूनाइटिस के रिस्क बहुत इंक्रीज कर जाते हैं। दूसरा, प्लेसेंटा अब्रप्शन हो सकती है। तीसरा, न्यूनेटल सेप्सिस हो सकती है। फोर्थ वन जो मैं आपको बताऊंगी, वो जो हम पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया की बात कर रहे थे वो है पोर्टर सीक्वेंस। पोर्टर सीक्वेंस का क्या मतलब होता है कि जब रप्चर हो जाए मेम्ब्रेन का तो ओलिगोहाइड्रोमिनोस हो जाता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड तो लीक कर जाता है। फीमेल हमारे पास लीकिंग फ्लूइड के साथ ही आती है ना, उसकी यही कंप्लेन होती है पीप्रो में। और इसी तरह से हम डायग्नोसिस बनाते हैं, तो फ्लूइड तो लीक कर गया अंदर, तो ओलिगोहाइड्रोमिनोस हो गया। जब ओलिगोहाइड्रोमिनस हो गया तो उसकी वजह से एक तो फेसिस अब नॉर्मल होंगे, पोर्टर सीक्वेंस का एक पार्ट ये होता है कि बच्चे का जो फेस है ना वो नॉर्मल होता है। दूसरा, लिम्ब एनोमलीज आएंगी, क्योंकि लिम्ब कैसे डेवलप करती है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो डिफरेंट फंक्शन पढ़ते हैं हम ये भी पढ़ते हैं ना कि लिम्ब डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो लिम्ब अब एनोमलीज आएंगी। तीसरा जो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया होगा, ठीक है, ये जो तीनों चीजें हैं ये पोर्टर सीक्वेंस में होती हैं। और अगर 23 वीक से पहले पहले रप्चर कर जाए मेम्ब्रेन का तो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया सवेर होता है, और उस केस में डेथ के चांसेस बहुत इंक्रीज कर जाते हैं। फिर चाहे कितनी लेट जाके आप डिलीवरी कराओ, इंक्रीज रिस्क ही रहता है। ठीक हो गया। साथ ही उसने एक चीज बताई, उसने कहा कि मैंने आपको कहा कि 23 वीक से पहले बहुत रिस्क होता है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, इस चीज को मैं ऐसे प्रूव कर सकता हूँ कि वो वाला हमने पीप्रोम देखा जो कि 19 वीक पे हुआ था, उन केसेस में देखा कि 50% वुमेन जो थी ना उनको पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया फेस करना पड़ा। मतलब 19 वीक पे पीप्रोम हुआ तो 50% फीमेल को पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया उनके फीटस को हुआ। और वही हमने देखा कि अगर 25 वीक पे पीप्रोम होता है तो तब सिर्फ 10% फीमेल को ये फेस करना पड़ता है, यानी इतनी परसेंटेज गिर जाती है 25 वीक पर आकर। इसका मतलब है 23 वीक से पहले पहले रिस्क बहुत ज्यादा, 23 वीक के बाद रिस्क कम हो जाता है। आगे वो बात करते हैं जी, आप अल्ट्रासाउंड जब करते हो पीप्रोम के बाद और आपको amniotic फ्लूइड जो है वो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा मिले, 2 सेंटीमीटर से ज्यादा नजर आ जाए, तो इसका मतलब पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया का रिस्क कम है। इसका मतलब amniotic फ्लूइड इतना है जितना नॉर्मली, मतलब नॉर्मल से तो बहुत कम है लेकिन इतना है कि उसका लंग्स डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा आपको मिल जाए। अच्छा, अब पीप्रोम का डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीटर्म लेबर का बताया था डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, वैसे ही पीप्रोम का देखेंगे। एक तो फीमेल आती है लीकिंग की कंप्लेंट के साथ, दूसरा जब हम उसको एग्जामिन करते हैं ना उसका स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना होता है, तो आपको जो है ना वहाँ पे
पूल नजर आता है, लाइकर का फ्लूइड का पूल नजर आता है, जिसको सूरज टेस्ट का नाम देते हैं, उससे फिर आप कंफर्म कर लेते हो स्पेकुलम एग्जामिनेशन पे कि ये लीकेज हो रहा है और ये पीप्रोम है, ये रप्चर कर गई है मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इसका आता है जी मैनेजमेंट कैसे करनी है। इसकी मैनेजमेंट ना डिपेंड करती है कि किस वीक पर, जिस्टेशन के किस वीक पर ये पीप्रोम हुआ है। अगर तो ये 34 वीक से पहले पहले हुआ है, तब हम इसको कंजर्वेटिव मैनेज करेंगे, क्योंकि 34 वीक से पहले हम जो है ना वो नहीं डिलीवर करवाना चाह रहे होते फीटस को, तब हम इसको कंजर्वेटिव मैनेज करेंगे। मैं आपको बताती हूँ आगे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। लेकिन अगर ये 34 वीक के बाद हुआ है, फिर हम डिलीवरी को कंसीडर करते हैं और डिलीवरी करवा लेते हैं। अच्छा, अब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जब आपने करनी है ना, तो आपने मटरनल और फीटल मॉनिटरिंग करनी है। आपने उनके मार्कर्स देखते हैं ना, क्योंकि मैंने कहा कि जब ये पीप्रोम हो जाता है ना, तो कोरियम न्यूनाइटिस का यानी असेंडिंग इन्फेक्शन का रिस्क बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो ये नहीं है कि उस फीमेल को हम अभी डिलीवरी तो नहीं करवा रहे, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ दें कि भाई 2 हफ्तों बाद डिलीवरी होगी, 2 हफ्तों में अगर उसको इन्फेक्शन हो गया, इसीलिए उसकी 2 हफ्ते, अगर आपने 2 हफ्तों के बाद भी डिलीवरी करवानी है, तो आपने 2 हफ्ते उसकी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि मॉनिटरिंग में कौन कौन सी चीजें आएंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मॉनिटरिंग के अलावा आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या करते हो। तो मॉनिटरिंग में मैटरनल मार्कर कौन कौन से देखने हैं। एवरी 6 आवर उसका टेम्परेचर वहाँ का, उसका पल्स रेट, पैल्पेट उसको करना है, एब्डोमेन को टेंडर तो नहीं है, यूट्रस हो गई, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और उसका सी रिएक्टिव प्रोटीन थ्राइस अ वीक, हफ्ते में 3 दफा आपने चेक करनी है। हर हफ्ते आपने उसका हाई विजाइनल स्वैब लेना है। तो ये चीजें हैं जो आपकी, आप उसको 2 हफ्ते डिले कर रहे हो डिलीवरी को, जितने हफ्ते कर रहे हो डिले, ये आपने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। एवरी 6 आवरली टेम्परेचर और पल्स रेट, पैल्पेशन करनी है टेंडरनेस के लिए, टीएलसी सीआरपी आपने थ्राइस अ वीक करवा लेने हैं, और हाई विजिलेंस स्वैब अपने वीकली करना है। ये हम सब मॉनिटरिंग क्यों करें कि कोरियम न्यूनाइटिस देख रहे हैं कहीं वो तो डेवलप नहीं हो गया, क्योंकि अगर किसी को कोरियम न्यूनाइटिस डेवलप हो गया, तब आपने फौरन से डिलीवरी करवानी, तब फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। अच्छा, ये तो थे माँ के लिए मार्कर। फीटस की मॉनिटरिंग कैसे करनी है, सीटीजी से, कार्डियोटोकोग्राफी से, और दूसरा अल्ट्रासाउंड से उसका एमनियोटिक फ्लूइड असेस करते रहना कि उसका एमनियोटिक फ्लूइड कितना है। ये तो थी मॉनिटरिंग। ये तब हमने करनी है जब हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर 34 वीक से ज्यादा हो गया है, फिर तो आपको मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, फिर आप डिलीवरी को प्लान करते हो। अच्छा, अब दूसरी चीज आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ये करनी है, आपने ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए प्रोफाइलैक्सिस देना है, क्योंकि जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई हैं ये भी इन्फेक्शन करवा देते हैं, तो इनके लिए अगेंस्ट आपने प्रोफाइलैक्सिस देना है। तीसरा आपने काम करना है, आपने एंटी माइक्रोबियल्स देने हैं, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल्स देने हैं। चौथा, कोर्टिकोस्टेरॉइड की थेरेपी देनी है, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड मैंने बताया था जब प्री टर्म लेबर में बात कर रहे थे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो 24 से 34 वीक के दरमियान दिए जाते हैं। अगर 24 से 30, अगर 34 वीक से पहले पहले बच्चा जो है ना उसको, वो आपके पास मदर प्री टर्म लेबर के साथ आ जाए या मदर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के साथ आ जाए, किसी भी चीज़ के साथ आ गए, आपने उसको, क्योंकि आपको किसी वक्त भी इमरजेंसी डिलीवरी करवानी पड़ सकती है, तो आपने उसको स्टेरॉइड देने ही देना है, ताकि उसकी लंग मेचुरेशन तो होना 34 वीक से पहले पहले, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही है, लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लें जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने कहा कि 34 वीक से अगर पहले आ गया ना, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट दो, ये जो सारी मैंने मॉनिटरिंग बताई ये करवाओ, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल का प्रोफाइल एक्सिस दो, कोर्टिकोस्टेरॉइड की थेरेपी दो, एंटी माइक्रोबियल दो, ये 4 चीजें बताई। एक अब मैं पॉइंट बताने लगी, अगर वो 32 वीक से भी पहले आया है, मतलब 32, 24 से 32 वीक्स के दरमियान आ गया है, 32 वीक से भी पहले आ गया, तब आपने मैग्नीशियम सल्फेट भी देना है न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए। और अगर वो 32 से 34 यानी 32 या 33 वीक्स पे आ गया, 34 से पहले और 32 के बाद, तब आपको मैग्नीशियम सल्फेट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं कि अगर वो 34 वीक के बाद आया है, तब क्या करना है, तब डिलीवरी को प्लान करना है, लेकिन उसको कोर्टिकोस्टेरॉइड भी दिए जा सकते हैं, कैन बी कंसीडर्ड, मतलब कंसीडर कर सकते हैं, और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई प्रोफाइलैक्सिस भी देनी है, ठीक है। तो ये है, ये मैंने आपको बता दी जी प्री मेच्योर प्री लेबर रप्चर मेम्ब्रेन की सारी मैनेजमेंट। 3 इसके पार्ट बना लीजिएगा और उसमें इसको लिखिएगा, इंशाल्लाह ये आपका अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। रिस्क भी मैंने बता दी इसके साथ एसोसिएटेड कौन कौन से हैं। अब हमने जो बात करनी है ना प्रीटर्म डिलीवरी की प्रोडक्शन, क्योंकि हमने ये देखा कि प्रीटर्म डिलीवरी की, प्रीटर्म लेबर की मैनेजमेंट तो बड़ी मुश्किल है, तो क्या कोई ऐसा चीज़ है हमारे पास कि हम पहले से ही वुमेन को अलग कर लें कि हाँ ये वुमेन हाई रिस्क पे है, इस वुमेन को प्रीटर्म लेबर हो सकती है, इस वुमेन को पहले से ही ऐसी इंटरवेंशन दे दो कि इसका रिस्क कम हो जाए। उसके लिए अब कौन कौन से फैक्टर, एक हमने कहा कि पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई फीमेल जाती है ना प्रेग्नेंट होकर, तो सबसे पहले उसकी जब हिस्ट्री ली जाती है ना, उसमें पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पहले आपके कितने बच्चे हैं, वो बच्चे किस तरह से हुए थे, क्या मसले हुए थे उस दौरान, डिलीवरी कैसे हुई थी, ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर प्रीवियस प्रीटर्म डिलीवरी की हिस्ट्री मिल जाए ना कि पहले भी कभी इसकी प्रीटर्म डिलीवरी हो चुकी है, तो फिर अब वाली प्रेगनेंसी में या सब्सिक्वेंट किसी भी प्रेगनेंसी में 4 टाइम रिस्क इंक्रीज कर जाता है, 4 गुना ज्यादा रिस्क है इस फीमेल में कि इसको अभी प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है। दूसरा, आप कैसे रिस्क को असेस कर सकते हो प्रीटर्म डिलीवरी के, अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट, आप अल्ट्रासाउंड करके उसकी सर्वाइकल लेंथ मेजर करो। अब मैंने जब वो वाला चैप्टर करवाया था, वो जो था कि मॉनिटरिंग कैसे करनी होती है एंटीनेटल, उसमें जब मैंने अल्ट्रासाउंड के फंक्शन बताए थे, तो जिन लोगों ने तो वो चैप्टर पढ़ा या मेरा वॉइस नोट सुना है, वीडियो देखिए, उनको पता होगा कि मैंने ये भी बताया था कि जो अल्ट्रासाउंड है वो
सर्वाइकल लेंथ भी मेजर करने में हमारी हेल्प करती है। तो हम अल्ट्रासाउंड की मदद से सर्वाइकल लेंथ मेजर करते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सर्वाइकल लेंथ जो है वो अगर छोटी हो जाएगी तो वो भी जी प्रीटर्म लेबर कॉज करवा देती है। ये कॉजेज में देखा था प्रीटर्म लेबर के। अब सर्वाइकल लेंथ आप कैसे मेजर करते हो? ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड की मदद से मेजर करते हो, ठीक है। ज़्यादा एक्यूरेट आती है। ट्रांस एब्डोमिनल से या डीआरई से कम एक्यूरेट आती है, लेकिन ट्रांस वेजाइनल से आपको ज़्यादा एक्यूरेट मिल जाती है। डायरेक्टली रिलेशनशिप है, वो कह रहा है कि सर्वाइकल लेंथ का और प्री टर्म डिलीवरी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो सर्वाइकल लेंथ आपने देखते रहना है, उसकी सीरियल मेजरमेंट्स आपने करते रहना है थ्रू आउट द सेकेंड एंड अर्ली थ्रू आउट द सेकंड एंड अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। वो वाली वुमेन जो कि प्रीटर्म डिलीवरी के रिस्क पे है, यानी उनमें ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, हर वुमेन में ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो वुमेन जिनमें हिस्ट्री है और वो रिस्क पे लग रही है आपको, उनमें आपने थ्रू आउट द सेकंड ट्राइमेस्टर और अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर में उसकी सर्वाइकल लेंथ की सीरियल मेजरमेंट्स करते जाना है। अब जो कॉम्बिनेशन है सर्वाइकल लेंथ का और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का, ये दोनों अगर हम मिलाकर चलें तो हम 80% केसेस को पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये प्रीटर्म डिलीवरी के केस है, 80% केसेस को, ठीक है। अब आगे वो कह रहे हैं चलें जी, आपने ये दोनों फैक्टर मिला के प्रिडिक्ट तो कर लिया कि भाई ये प्री टर्म डिलीवरी की वूमेन है, क्या आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हो? क्या आपके पास कुछ ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनकी मदद से आप प्री टर्म डिलीवरी को पहले ही प्रिवेंट कर लो? उसने कहा दो चीजें, एक तो प्रोजेस्टेरोन, दूसरा सर्वाइकल सर्कलाज। अब आप लोगों को जब स्टार्टिंग में लेबर का मैकेनिज्म बताया था तो उसमें एक चीज बताई थी कि जो प्रोजेस्टेरोन है ना, उसका मेन काम होता है लेबर को रोकना, मतलब रोकना इन सेंस कि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। लेबर में प्रोजेस्टेरोन का कोई रोल नहीं है, लेकिन प्रेगनेंसी को ये मेंटेन रखता है, यूट्रस को रिलैक्स रखता है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ना करे। और दूसरा ये जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस या प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं ना लेबर के टाइम पे, उनको भी ये रोक रहा होता है, इनहिबिट कर रहा होता है, क्योंकि हमने देखा था लेबर एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस था, उस दौरान प्रोस्टाग्लैंडिन भी बन रहे थे, साइटोकाइन भी बन रहे थे, लेकिन प्रोजेस्टेरोन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन को भी इनहिबिट करता है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह की फॉर्मेशन को भी इनहिबिट करता है। तो इसलिए सोचा गया कि हम प्रोजेस्टेरोन देंगे तो उससे जो है ना वो प्री टर्म बर्थ को पहले से ही मतलब प्रिवेंट किया जा सकता है। अब ये किया गया कि इंट्रामस्कुलर हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कैप्रोएट ये दिया जाता है। ये जब देते हैं तो ये रिकरेंस को रोक देता है। मतलब अब किस फीमेल में ये देना है जिनमें ऑलरेडी प्री टर्म डिलीवरी की हिस्ट्री प्रेजेंट है, उनमें जब हम ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो उनमें रिकरेंस नहीं होती, यानी दोबारा से प्री टर्म डिलीवरी इस प्रेगनेंसी में नहीं होती। फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा अगर हम जो है ना वो शॉर्ट सर्विक्स है किसी वुमेन जिसको हम विजाइनल प्रोजेस्टेरोन दें तो उससे कुछ फायदा हो सकता है, प्री टर्म बर्थ हो सकती है कि भाई इसकी शॉर्ट सर्विक्स है उसमें प्री टर्म डिलीवरी हो जानी है, तो आप उसको विजाइनल प्रोजेस्टेरोन दे दो। लेकिन उसका कोई फायदा फिर नजर नहीं आया विजाइनल प्रोजेस्टेरोन देने का, कोई एज सच एविडेंस नहीं मिला। आगे सर्वाइकल सर्कलाज की बात करते हैं। जो सर्वाइकल सर्कलाज है ना, ये अब तीन इसके सर्कमस्टांसेस हैं। मैं बार बार कह रही हूँ ये चीज़ें हमने उनमें करनी है जिनमें प्रीटर्म डिलीवरी का हमें रिस्क मिला है, हमने उनको प्रिवेंट करना है, ठीक है। हर फीमेल में नहीं करनी होती। सर्वाइकल सर्कलाज को तीन सर्कमस्टांसेस में करना है। पहला सर्कमस्टांस ये है कि जी मल्टीपल मिड ट्राइमेस्टर लॉस हो चुकी है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब सर्विक्स के साथ मसला आता है, सर्विक्स वीक होती है तो मिड ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर में लॉस होते हैं, पेनलेस प्रेगनेंसी के लॉस। तो उस फीमेल की मल्टीपल हिस्ट्रीज है कि उसको मल्टीपल मिड ट्राइमेस्टर लॉस हो चुके हैं, मल्टीपल जो है ना प्रीटर्म डिलीवरीज हो चुकी हैं। पहला सर्कमस्टांस हुई। अब आपको सर्वाइकल सर्कलाज करना पड़ेगा, करना आप कंसीडर कर सकते हो। दूसरा, अगर सर्वाइकल जो है वो शॉर्टन है, उसकी 25 mm से लेंथ कम है उस वुमेन में जिसमें ऑलरेडी हिस्ट्री है प्रीटर्म बर्थ की, मतलब उसमें पहले ही प्रीटर्म बर्थ की हिस्ट्री है, ये सर्वाइकल सर्जरी की हिस्ट्री है। अब हम देख रहे हैं कि उसकी सर्वाइकल लेंथ छोटी होती जा रही है, तो इसका मतलब है अब इस प्रेगनेंसी में भी उसका प्रीटर्म डिलीवरी या प्रीटर्म लेबर हो सकती है। तीसरा और लास्ट सर्कमस्टांस ये है कि जब सर्विक्स जो है ना वो डायलेट करना शुरू हो गई है और कॉन्ट्रैक्शन अभी शुरू नहीं हुई, तो सर्विक्स पहले ही डायलेट करना शुरू, तो इन तीनों केसेस में आपने सर्वाइकल सर्कलाज को कंसीडर करना है। ये प्रोसीजर होता है कि इसकी डिटेल वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ना ये स्टिचेस कुछ लगा देते हैं सर्विक्स में उसकी प्लेस में, ताकि ना वो अपनी जगह पर रहे और कोई प्रीमेच्योर ओपनिंग ना हो, इस तरह का कोई ये प्रोसीजर होता है, प्रिवेंट करते हैं ना। इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म वो कह रहे हैं किस तरह से हेल्प करता है, किस तरह से प्रिवेंट करता है, डिले करता है प्रीटर्म लेबर को, वो तो हमें अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन ये देखा गया है कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिल जाती है। अगर सर्विक्स वीक है उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिल गई है, उसका एक बैरियर वाला फंक्शन इंक्रीज हो गया है, और जो म्यूकस प्लग है उसकी रिटेंशन इंक्रीज हो जाती है, असेंडिंग इन्फेक्शन भी प्रिवेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने से प्रीटर्म लेबर ना रुक जाती, क्योंकि ये सारे फैक्टर थे जो प्रीटर्म लेबर को कर रहे थे। तो हमने सर्वाइकल उसका म्यूकस अच्छा हो गया जिसकी वजह से असेंडिंग इन्फेक्शन निबिट हो गया, दूसरा उसका बैरियर फंक्शन इम्यूनोलॉजिकल बैरियर फंक्शन इंप्रूव हो गया, तीसरा उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिली, चौथा उसमें जो है ना वो सर्वाइकल लेंथ मेंटेन होगी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से फिर प्रीटर्म लेबर रुक जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। इसी तरह से वो कह रहा है कि अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी का केस हो, मतलब कि 2 से 3 बच्चे हों, जैसे ट्रिपलेट हों, क्वाड्रपलेट हों, उस केस में फिर ये प्रीटर्म डिलीवरी को नहीं रोक सकता। प्रोजेस्टेरोन भी उस केस में प्रीटर्म डिलीवरी को नहीं रोक सकता, उस केस में ये भी नहीं, क्योंकि उसमें यूट्रस इतनी डिस्टेंड हो जाएगी कि उसमें प्रीटर्म लेबर हो सकती है। फिर वो बता रहा है कि इसकी डिफरेंट टेक्निक है, सर्वाइकल वे से भी आप ट्रांस सर्वाइकल भी आप ट्रांस वेजाइनल भी आप जा सकते हो, और आप जो है ट्रांस एब्डोमिनल भी जा सकते हो। ट्रांस एब्डोमिनल हम तब करते हैं कि अगर ट्रांस वेजाइनल वाला तरीका फेल हो जाए, वरना पहली हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम वेजाइनल सर्कलाज करें और एक्सटेंसिव सर्वाइकल सर्जरी करें। अगर वो फेल हो जाए फिर हमें ट्रांस एब्डोमिनल करना पड़ता है। और कोई ऐसा हमें नजर नहीं आया कि ट्रांस एब्डोमिनल की कोई ज़्यादा फायदा हो एज कम्पेयर टू ट्रांस वेजाइनल, ऐसा कुछ भी नहीं है, तकरीबन दोनों का एक ही जैसे जो है ना वो अफेक्ट्स आते हैं।
लेकिन ट्रांस एब्डोमिनल का एक रिस्क है, वो रिस्क ये है कि पेशेंट की 2 लेप्रोटमीज़ करनी पड़ी हैं। एक तो उसकी लेप्रोटमी करनी पड़ी है ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलाज के लिए, दूसरी हमें करनी पड़ेगी उसकी सी सेक्शन के लिए। तो क्योंकि अब उसकी वेजाइनल डिलीवरी तो नहीं ना हो सकती, हमने तो सूचर लगा दिए, तो फिर इसका सी सेक्शन के लिए भी लेप्रोटमी करनी पड़ेगी। इसीलिए ये जो सर्कलाज है इसको बड़ा कोई एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर, एक्सपीरियंस्ड इंसान करे, क्योंकि इससे फीमेल को जो है ना वो काफ़ी, वो बेचारी को 2 दफ़ा लेप्रोटमी से गुजरना पड़ेगा, तो उसको फिर बहुत एक्सपीरियंस इंसान करना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ ऐसे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सिंपली उसने ये बताया कि हमने देख लिया कि मैनेजमेंट भी हमारे पास प्री टर्म लेबर की इनएडिक्वेट है, हम सही से उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे और ना ही हम उसको सही से प्रिवेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि हम प्रिवेंट करते हैं उन फीमेल को जो हाई रिस्क होती हैं, लेकिन ज़्यादा केसेस जो है वो प्री टर्म लेबर के, प्री टर्म डिलीवरी के उन वुमेन में आ जाते हैं जो कि लो रिस्क थी, जिनको हमने स्क्रीन ही नहीं किया। तो इसीलिए इसको ना ही हम सही से प्रिवेंट कर पा रहे हैं, ना ही फिर हमसे इनकी सही से मैनेजमेंट हो रही है। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि हम सारी फीमेल जो नॉर्मल हमारे पास आती हैं, उन सबको जो हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, तो ट्रांसमिशन अल्ट्रासाउंड पे हम आइडेंटिफाई करते रहें कि भाई इसमें कोई रिस्क तो नहीं है प्री टर्म डिलीवरी का, और फिर अगर किसी में रिस्क है तो उसको प्रोजेस्टेरोन दे दें इंट्रामस्कुलर। लेकिन अभी इस पे ये काम चल रहा है कि क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है, हम पे ये बर्डन इंक्रीज नहीं हो जाएगा, हेल्थ सिस्टम पे ये बर्डन इंक्रीज नहीं हो जाएगा कि हर फीमेल को आइडेंटिफाई करके उसको प्रोजेस्टेरोन देना। और दूसरा प्रिवेंशन के अलावा अगर मैनेजमेंट की बात करें, तो अगर हम मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं प्री टर्म लेबर की या पी प्रोम की मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं प्री टर्म डिलीवरी को रोकने के लिए, तो पहले हमें पूरा मैकेनिज्म समझ आना चाहिए कि प्री टर्म लेबर में होता क्या है, पी प्रोम में हुआ क्या है। तो वो मैकेनिज्म में भी हम सही से समझ नहीं पाए, इसलिए हम उसको मैनेज भी सही से नहीं कर पा रहे। तो ये चैप्टर था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इसको हमने कंप्लीट किया है। इससे बाद मैं कोशिश करूंगी कि हम जो है ना मल्टीपल प्रेगनेंसी वाला चैप्टर कर लें, फिर हम आगे जो है वो चैप्टर नंबर 9 पे जाएं।